नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक की। बताते सीएम हाउस में बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। जाति जनगणना पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आचार संहिता से पहले कई रुके कामों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। सीएम हाउस में बैठक चल रही है। भूपेश कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा जो है चल रही है इस बैठक में। बता दें, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। उससे पहले कई सारे मुद्दों पर, प्रस्तावों पर चर्चा जो है लगातार जारी है। जाति जनगणना पर भी महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होने के पूरे आसार हैं। बड़ी बैठक हो रही है। बता दें आपको, भूपेश कैबिनेट की ये बड़ी बैठक जो है शुरू हो चुकी है। सीएम हाउस में बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताएं कि जाति जनगणना पर महत्वपूर्ण चर्चा के पूरे आसार हैं। साथ ही साथ आचार संहिता से पहले रुके कामों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। आचार संहिता लगने से पहले इस बैठक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूपेश कैबिनेट की बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा जो है इस बैठक में हो रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं, जाति जनगणना पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने के पूरे आसार इस बैठक में हैं। आचार संहिता लगने वाली है कुछ दिनों बाद, और उससे पहले हुए रुके कामों पर जो है चर्चा हो रही है इस खास बैठक में भूपेश कैबिनेट में। देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है। अभी बैठक शुरू हुई है और आखिर कब तक बैठक ही चलेगी ये तो देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से अहम ऐसे प्रस्ताव हैं, अहम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा भूपेश कैबिनेट में हो रही है। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कई सारे अहम प्रस्ताव होंगे जिस पर चर्चा होगी। आखिर कितनी खास ये बैठक, इसके लिए सहयोगी हमारे साथ ममता लांजीवाल जुड़ रही हैं। वो बताएंगे कि आखिर कितनी खास ये बैठक है। ममता, भूपेश कैबिनेट की बैठक की शुरुआत जो है हो चुकी है। कौन कौन से अहम प्रस्ताव रहेंगे, मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी, और हम क्या ये भी माने सबसे ज्यादा खास जाति जनगणना का मुद्दा होगा? बिल्कुल, देखिए, जाति जनगणना को लेकर पहले से ही सियासत पूरे देश भर में गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, वो कांकेर आई हुई थी और पंचायत राज महासम्मेलन में उन्होंने ये घोषणा की कि कांग्रेस की अगर दोबारा सरकार आती है तो जाति जनगणना जो है वो की जाएगी। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि हेड काउंटिंग हो चुकी है। अब ऐसे में ये बैठक शुरू हुई है। कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि 9 तारीख तक के आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है। और इस बैठक में जाति जनगणना को लेकर चर्चा जो है ये माना जा रहा है कि चर्चा की जाएगी और उसके साथ ही इसे लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जा सकता है। तो सबकी नजर कैबिनेट की बैठक पे है। इसके साथ ही अगर बात करें तो और भी कई अहम मुद्दे हैं जो किसानों को लेकर, चाहे हम बात करें, चाहे जो कर्मचारी हैं उनको लेकर बात करें, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्कूलों को लेकर बात करें, तो ये स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर बात करें तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर लगातार कर्मचारी मांग कर रहे थे, तो उस पर कोई निर्णय हो सकता है। और चूंकि आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये कोशिश सरकार की यही रहेगी कि जो बचे कुछ निर्णय है उसको जल्द से जल्द जो है वो ले लिया जाए, या कैबिनेट पे उस पर कोई महत्वपूर्ण
जो है वो एक कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकाला जा सके। लेकिन जाति जनगणना जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और विधानसभा चुनाव सामने है और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा फैक्टर होगा किसी भी तरीके के नतीजों को तय करने के लिए। लगातार अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की भी, तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है कि जिसकी जितने मतलब भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा एक तरह से यहाँ पर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में घोषणा के बाद अब देखना यह है कि कैबिनेट की बैठक में क्या इसे लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता, जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बजने ही वाला है, जिसको लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग की एक बैठक हुई, जिसमें 5 चुनावी राज्यों के पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक में चुनावी तैयारी और सुरक्षा संबंधित तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, जो नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं, जबकि 10 से 15 दिसंबर के बीच रिजल्ट आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरबा पहुंची। बस्तर के नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र के एक नगर निगम और पंचायत निकाय सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश के तमाम नेता मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की गारंटी को चाइना का माल की तरह बताया। इससे पहले प्रियंका ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शासन में हिंसा का राज था। बस्तर आने से लोग डरते थे, निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाल दिया जाता था। कांग्रेस सरकार ने सबसे यहां के लोगों को निकालने का काम किया। यहां किसान मजबूत हो रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मंच पर मौजूद भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और एनएमडीसी प्लांट को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उस परंपरा के अनुसार सब, लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। लगातार बस्तर में विकास के काम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हो थे, चाहे ऋण माफी के बात हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदे के बात हो, चाहे 7 से बढ़ा के 67 लघु उपज खरीदे के बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरुआ बारी के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग करे के बात हो, चाहे गौठान निर्माण के माध्यम से केवल गोबर खरीदे भर के काम नहीं, बल्कि वर्मी कंपोस्ट के साथ हमारे 18,000 से अधिक महिला समूह मन के माध्यम से 2 लाख महिला दीदी मन ला रोजगार मिला थे। अभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम शुरू करे हन, तेकर माध्यम से रोजगार के नया रास्ता जिन महात्मा गांधी के रास्ता है तेमे हमार सरकार चल पड़े है और ओकर से नौजवान मन ला रोजगार देवाए के काम, मिलेट्स के खरीदी के व्यवस्था, समर्थन मूल्य घोषित करे के व्यवस्था, ओकर वैल्यू एडिशन करे के व्यवस्था, इमली के कैंडी बना थे, तिकुर के सेक बना थे। अभी नथियानाव गांव में मिलेट्स के प्लांट जब 22 प्रकार के खाद्य सामग्री बना थे। उधर प्रियंका गांधी के जातिगत जनगणना पर दिए गए बयान पर अनिला भेड़िया ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जितनी आबादी उसके हिसाब से उस समाज को हक मिलना चाहिए। हम चुनावी फायदे के लिए नहीं कर रहे, हम हक की बात कर रहे हैं। देखिए, सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी कांकेर आई हुई थी। हमारे साथ मंत्री अनिला भेड़िया, उनसे बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने एक बड़ी घोषणा की, यदि कांग्रेस की दोबारा सरकार आती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी। मैम, एक बड़ी घोषणा यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, हमारे प्रियंका दीदी ने घोषणा किया है कि जाति जनगणना जो आज 20 साल हो गया, 2010 में होना था, अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए हमारी सरकार आएगी तो करेंगे, क्योंकि जातिगत आधार पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने
जनगणना करने का अभी तक नाम नहीं लिया। उन्होंने आज हमारे प्रदेश के जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ना उनको आरक्षण की लाभ मिल रही है और ना ही उनको सरकार की कोई सुविधाएं मिल रही है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रियंका दीदी जी ने घोषणा किया है 10,000 आवास गरीब लोगों को भी देने की घोषणा की है और हमारे जनगणना जातिगणना जनगणना कराने के लिए। आप काफी तेजी से चल रही थी, मुझे लगता है कि आप सांस ले लीजिए जरा, क्योंकि हम बात करेंगे आपसे। एक बात और है कि आज शाम को कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है मैम, क्या इस पर कोई खास चर्चा हो सकती है? नहीं, अभी तो हम लोग को सूचना मिली है, अभी अब क्या है तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, सरकार ने अपनी तरफ से करवाया है, मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि हेड काउंट कराया है, लेकिन उसको सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए, तो आपको लगता है कि अब जारी हो जाए, किए जा सकते हैं? नहीं तो अभी जब तक बैठक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है एक बड़ा दांव खेल? चुनावी साल में राजधानी रायपुर में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, जिसमें राजनीतिक प्रदर्शनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आज एबीवीपी ने पीएससी घोटालों को लेकर रायपुर में प्रदर्शन किया। एबीवीपी के हजारों कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोक लिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है। पार्टी के प्रदेश सह सचिव ने जब लेन देन का ऑडियो ऑफिशियल ग्रुप में वायरल किया, तब संगठन के नेता एक्शन लेने के बजाय उल्टा उन्हें ही पद और सदस्यता से निलंबित कर दिए। पद से हटाए जाने के बाद सह सचिव रहे संतोष मेश्राम ने पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। इधर पंजाब से पार्टी का प्रचार करने आई विधायक बलविंदर कौर ने इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया। ऑडियो मेरे को अभी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा दिया गया था और बोला गया था कि मैं इसको डाल नहीं पा रहा हूँ, आप पार्टी को सूचित कीजिए और इस पर कार्रवाई कराओ। तो मैं इस वीडियो को, जिसमें संदीप पाठक जी की टीम द्वारा पैसे की मांग किया जा रहा है और टिकट को बेचने का सौदा किया जा रहा है, इस ऑडियो को मैं हमारे जो आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल ग्रुप है उसमें डाला था और पार्टी को सूचित किया था कि सर, ये जो पार्टी के जो संदीप पाठक टीम के जो लोग हैं और टिकट का सौदा कर रहे हैं, ऐसा 2 ऑडियो में डाला था। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया, बल्कि मेरे को ही पार्टी से हटा दिए गए, हमको मतलब मेरे को सदस्यता से ही हटा दिए गए। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिलासपुर के मस्तूरी थाने पर ग्रामीणों ने 2 दिनों तक जमकर बवाल किया। ग्रामीण मारपीट के आरोपियों के दबाव में पीड़ित के खिलाफ केस दर्ज करने का आरोप लगा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मस्तूरी थाने पर प्रदर्शन किया। इसे लेकर आज स्थानीय व्यापारियों ने पीड़ित युवक के समर्थन में बंद का ऐलान भी किया था। इस बंद की वजह से पूरे दिन दुकानों में ताला लगा रहा। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवक पर युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत के भाई विक्रमजीत अनंत और बलमजीत और उसके साथियों ने लाठी डंडों से हमला किया था। इसके बाद हमलावरों ने पुलिस की मिलीभगत कर उल्टा घायल युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मारपीट के इस मामले में पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया। इसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नाराज लोगों ने पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए थाने का घेराव किया। को 2 समाज के लोगों में एक मारपीट की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसपे एफआईआर दर्ज है। हमारे पास एक दूसरा उसी में से एक समाज के लोग का कहना है कि उनके खिलाफ गलत एफआईआर हुई है, गलत लोगों के नाम है, बल्कि और धाराएं उनके जो आवेदन है उसमें एफआईआर दर्ज एफआईआर है, उसमें धाराएं बढ़नी चाहिए। टीआई को मैंने निर्देशित किया है कि जो भी उचित हो उसमें कार्रवाई करें। अगर कोई गलत एफआईआर है तो उस पर भी हम लोग उसमें कार्रवाई उसी हिसाब से करेंगे। और धाराएं अगर मेडिकल के आधार पे ही अगर कोई धाराएं, चोट की धाराएं बढ़ती हैं तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे। कई बार पुलिस के इस तरह के मामलों में हमारी ये मजबूरी रहती है कि दोनों पक्ष मारपीट की शिकायत लेके सामने आता है, तो एफआईआर दोनों पक्ष से करना पड़ता है, लेकिन जांच हम अपने हिसाब से करते हैं। इस मामले में भी जांच उस हिसाब से किया जाएगा।
उधर छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सरकार पर हमले बोल रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता शेरू असलम की फायरिंग से लेकर मस्तूरी थाने में ग्रामीणों के बवाल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। देखिए, यही लोग ये अपराध कर रहे हैं। हम शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि ये भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहा है, सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहा है और इसलिए छत्तीसगढ़ में आज जिस प्रकार से बेखौफ होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं दिन दहाड़े, चाहे वो कबीरधाम की घटना हो, चाहे बीरनपुर की घटना हो, चाहे भिलाई में मलकीत सिंह को मारने की घटना हो, और इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के ये जो शेरू असलम हैं, ये पहले भी कर चुके हैं किसान के साथ, दोबारा इस प्रकार की घटना, ये तो स्पष्ट बताता है कि सरकार के संरक्षण में ये गुंडागर्दी। तो अरुण साव को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना है कि किस तरह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार इससे कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ज्यादा चर्चा करेंगे। उमेश, लगातार अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद हो रहे हैं, कार्य प्रणाली चाहे प्रशासन की हो, सरकार की हो, इस पर आवाज उठना, उंगलियां उठना लाजमी है। और अब तो अरुण साव भी कह रहे हैं कि अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये कंट्रोल में कर पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से अगर सरकार में लगातार इस तरह की घटनाएं होती है और खुद कांग्रेस के नेता अगर इसमें संलिप्त होते हैं तो जी बीते दिनों में देख रहे होंगे जिस तरीके से लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हुई, फिर कांग्रेस नेताओं के भाइयों के द्वारा मस्तूरी में जिस तरीके से एक राकेश कुमार को मारपीट की गई बेरहमी से, उसके बाद लगातार जो एक के बाद एक घटनाएं हुई। शेरू असलम का एक मामला आया जिसमें हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार ये जो मामले आ रहे हैं, इसको लेकर जो विपक्ष को मौका मिल गया और यही वजह की सरकार को सीधे तौर पर देखा है कि अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो अपराधों को रोक पाने में नाकाम रही है और यही वजह की लगातार घटनाएं हो रही है। अगर हम कल की बात करें तो बीते दिनों जो मसूरी में एक घटना हुई, मसूरी में देख सकते हैं कि किस तरीके से युवकों की पिटाई की गई और उस पिटाई में जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ, उल्टे उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया, काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया। फिलहाल जब हमारी खबर कल आज शाम जब हम लोगों ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाना शुरू किया तो आज मसूरी पुलिस ने उसमें धारा 307 जोड़ दिया, यानी कि न्यूज 18 की खबर का असर भी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। अकोदिया शुजालपुर रोड की यह घटना इस वक्त आपको बता रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इस बड़े हादसे में 4 लोगों की मौत होना बताई जा रही है। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। शाहजहांपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर यह भीषण सड़क हादसा होना बताया जा रहा है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। शाहजहांपुर में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। यह बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। शाहजहांपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। दरअसल ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और इसी हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है।
ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और ये बड़ा हादसा हो गया, भीषण हादसा हो गया शाजापुर में, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।